सॉल्व करने की ट्रिक्स हम लोग देखते हैं। पहले चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और टू वेरिएबल पे एक्स एंड वाई, टू वेरिएबल पे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर थ्री वेरिएबल में इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। पहले टू वेरिएबल के लिए चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग डालें सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन टू वेरिएबल के लिए पहले इसको अप्लाई करते हैं। a1x plus b1y equal to c1, a2x plus b2y equal to c2। ये हमारा लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। a1x plus b1y equal to c1, a2x plus b2y equal to c2। इसमें जो पहले हमारे जनरल मेथड हैं, जिसको पहले हम लोग सॉल्व करते रहे हैं, उसके थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। मतलब हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड हैं, बिना डिटरमिनेंट के जैसे पहले हम लोग करते थे, उस चीज को पहले समझते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में a2 से एंड सेकेंड इक्वेशन में a1 से मल्टीप्लाई करिए और फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में a2 से, सेकेंड इक्वेशन में a1 से। भाई हम x के कोफिशिएंट को इक्वल करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, भाई का वैल्यू आ जाएगा। तो अपने पारंपरिक मेथड हम लोग पहले करते आए हैं। a1 a2x, इधर ये a2 b1y इक्वल टू a2 c, इधर a1 a2x, a1 b2y, a1 c2, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो a2 b1 माइनस a1 b2 इंटू y इक्वल टू a2 c1 माइनस a1 c2। तो यहां से y का वैल्यू हमको निकल के आ गया a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2। ये आपको y का वैल्यू बच्चों मिल गया। हमने x के कोफिशिएंट को इक्वल करके सब्ट्रैक्ट किया, हमको y का वैल्यू मिल गया। अब ये y का वैल्यू हम फर्स्ट या सेकंड किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, या सिंपल y के कोफिशिएंट को इक्वल कर देंगे।
जैसे हमारा ये इक्वेशन है, a1x प्लस a2x प्लस b2y फर्स्ट में b2 से सेकंड में b1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करो बच्चों। अब तुम लोगों को जो है x का वैल्यू जो है यहां मिल जाएगा। तो याद आएगा a1 b2x प्लस b1 b2y इक्वल टू b2 c1। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में आ जाइए। जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ये बन जाएगा ये x का वैल्यू हम लोगों को यहां से मिल गया है। ये x का वैल्यू आ गया। ये y है, ये x। अब जरा ध्यान से देखना, जैसे हमारा x का वैल्यू है c1 b2 माइनस b1 c2। ये न्यूमरेटर को इस तरह से टू ऑर्डर डिटरमिनेंट में लिख सकते हो बच्चों। अब ध्यान देखना, अब खेल हो रहा है। ये जो न्यूमरेटर था उसको मैंने डिटरमिनेंट फॉर्म में से लिखा। इसी तरह से डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर में आओ। ये देखिए, ये x आ गया एंड y का वैल्यू इसको ध्यान देंगे, इसको टू ऑर्डर डिटरमिनेंट में लिखो। माइनस साइन बाहर लेना पड़ेगा। क्लियर? ये कैंसर हो। अब जो है ये जो a1 a2 b1 b2 है, इसको हम d मान लें। तो c1 c2 b1 b2 को dx मान लें। एंड
A1 A2 C1 C2 को dy मान लें। तो x बराबर हमारा आ जाएगा ये dx ये d, y बराबर dy अपॉन t, ये बन जाएगा। x इक्वल टू dx अपॉन d, y इक्वल टू dy अपॉन t। फिर से मैं यहां पर एक बार चीजों को लिख देता हूं। जैसे ये हमारा लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, फॉर टू वेरिएबल्स, तो सबसे पहले तुमको डी निकालना है। सॉल्यूशन बाय डिटर्मिनेंट मेथड। देखो चीज वही है, हमने उसको कन्वर्ट किया है। ये हो गया डी, फिर dx। देखो तुमको dx में तुमको याद कैसे रखना है, जैसे dx ये है वैसे नहीं याद रखोगे। तुमको याद कैसे रखना है कि x वाला कॉलम हटा करके d में x वाला कॉलम हटा के कांस्टेंट लिया, ऐसे आप याद रख लोगे। जो d हमने बनाया x के कॉलम, x के वेरिएबल फर्स्ट कॉलम में, y के वेरिएबल, y के जो कोफिशिएंट है वेरिएबल नहीं, x के कोफिशिएंट एक कॉलम में, y के कोफिशिएंट एक कॉलम में। जो हमने d बनाया उसमें कॉलम 1 हटा करके कांस्टेंट है C1 C2। देखो ये dx, dy में आ जाओ, कॉलम 2 हटा के कांस्टेंट है। तो ऐसे याद रखना आसान है। ये कॉलम 2 हट गया, d का कांस्टेंट है। x इक्वल टू dx अपॉन d, y इक्वल टू dy अपॉन d। ये आ गया फाइनली हमारा x इक्वल टू dx अपॉन d, y इक्वल टू dy अपॉन d। यही हम लोगों का क्रैमर्स रूल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? क्रैमर्स। तो ये तुम्हारा टू वेरिएबल के लिए है। किसके लिए है? टू वेरिएबल के लिए। x इक्वल टू dx अपॉन d एंड y इक्वल टू dy अपॉन d। अब मेन चीज इसमें आता है कि सॉल्यूशन किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो अगर तुम लोग फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये x एंड y में लीनियर इक्वेशन, ग्राफ पे जाओगे तो ये लाइन की इक्वेशन है। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ये हमारी लाइन की इक्वेशन है। और दो लाइनें के बीच में या तो वो एक फिक्स्ड पॉइंट पे काटेंगी, दो लाइनें, क्योंकि लाइनों के स्लोप फिक्स होते हैं। अगर वो एक पॉइंट पे काटेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर उन दो लाइनों के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है और वो पैरेलल है एक दूसरे के तो नो सॉल्यूशन। और अगर वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाती हैं दो लाइनें, देन
इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो तीन तरह के सॉल्यूशन एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हो सकते हैं। तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हम लोग सॉल्यूशन के टाइप की बात अब करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। in linear system of equation, ये हमारा लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर इक्वेशन ऑफ लाइंस and in between two lines following things may occur। दो लाइनों के बीच में क्या क्या हो सकता है? नंबर वन, lines cut to each other। अगर लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं कुछ इस तरीके से, तो पक्का इनके स्लोप इक्वल नहीं होंगे। लाइनें तभी एक दूसरे को कट करती हैं जब उनके स्लोप इक्वल ना हो। means minus a1 upon b1 not equal to minus a2 upon b2, a1 b2 minus a2 b1 not equal to 0, a1 b2 minus a2 b1 not equal to 0। बच्चों ध्यान दो, अगर इस d को हम लोग ओपन करें, ध्यान दीजिए इधर, ये देखो d यहां लिखा हुआ है a1 b2 minus a2 b1, यही तो d है, means d not equal to 0 है। तो d not equal to 0 पर लाइन एक दूसरे को कट करेंगे और यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन। तो केस वन, या नोट पे लिख लीजिए, if d not equal to 0, then system of equation has unique solution। अगर d नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा।
If d not equal to 0, the system of equation has unique solution. सेकेंड पॉइंट पर हम लोग आते हैं। अपने सेकेंड पॉइंट पर हम लोग आते हैं। Lines are parallel in which some fixed distance exists ये लाइनें पैरेलल हैं जिनके बीच में एक निश्चित दूरी। तो जब लाइनें कट कर रही थी तब तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन आया, d नॉट इक्वल टू 0 पर हमारा यूनिक सॉल्यूशन आया। अब अगर लाइनें पैरेलल हैं तो मामला क्या होगा? तो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल होंगे, -a1/b1 इक्वल टू -a2/b2 मीन्स a1/a2 इक्वल टू b1/b2, but it will not be equal to c1/c2 क्योंकि उनके बीच में एक निश्चित दूरी है। अब यहां पर चूंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, a1/a2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये हो गया a1b2 माइनस a2b1 इक्वल टू 0, a1c2 माइनस a2c1 नॉट इक्वल टू 0 और b1c2 माइनस b2c1 नॉट इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा d इक्वल टू 0 आ गया। a1c2 माइनस a2c1 नॉट इक्वल टू 0, ये जो वैल्यू तुम्हारा है ये dy का होगा और वो जो वैल्यू है b1c2 माइनस b2c1 जो इससे आया है नॉट इक्वल टू 0, ये तुम्हारा dx दे देगा। तो d 0 है लेकिन dx dy नॉन जीरो, लेकिन इनमें से अगर एक भी तुम नॉन जीरो दिखा दो, dx और dy दोनों दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमको तेज खेलना होता है, दोनों निकाल के क्या करोगे। तो अब नोट में जो रिजल्ट है उस पर तुमको ध्यान देना है। इफ d इक्वल टू 0 एंड at least one in dx and dy is non-zero, then system of equation has no solution। फिर से एक बार देख लीजिए, d 0 हो and at least one in dx and dy is non-zero, dx and dy is non-zero,
then system of equation has no solution. d जीरो हो लेकिन dx और dy में अगर तुमने हालांकि दो दिखा तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अगर एक भी नॉन जीरो तुमने दिखा दिया तो बस यही नो सॉल्यूशन का कंडीशन है। फिर से एक बार सुन लीजिए, देखो यही सेम रिजल्ट x y z जब 3 वेरिएबल होंगे तब उसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए जो चीजें मैं 2 वेरिएबल के लिए बता रहा हूं यही 3 वेरिएबल में भी होगा। और एक देखो ग्राफ से कैसे चीजें डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो रही है, इस चीज को समझिए। हर चीज एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड होती है, इतना मैं बेसिक में जाकर के चीजों को बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। ये तुमको कहीं बुक में भी ढूंढने नहीं मिलेगा। देखो मैंने ग्राफ से कैसे एक सिंपल जैसे तुम लोग a1 a2 मल्टीप्लाई करके करते थे, फिर मैंने उसको डिटरमिनेंट में कैसे कन्वर्ट किया। ग्राफ से देखो मैं पूरा बिल्कुल एक्सप्लेन करके ग्राफ से कोरिलेट करते हुए मैं कैसे डिटरमिनेंट में चीजों को कन्वर्ट कर रहा हूं। और उसके बावजूद भी जब बच्चे ये लिख करके लिखते हैं कि वो क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं तो बड़ा कष्ट होता है। अब बताओ इतना जीरो लेवल से भी छोड़ करके मैं क्या एक्सप्लेन कर सकता हूं। आपको मैथ सीखनी है, कैसे मैथ में सिखाऊं। देखो कैसे जीरो लेवल से मैं चीजों को बताता हूं, कहां कहां से ढूंढ के लाता हूं। उसके बावजूद जब आप लोग इस तरह की चीजें लिखते हो तो कितना कष्ट होता है। अरे लिखाने के लिए तो मैं तो लिखा देता भाई, तो दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख देता और ऐसे लिख देता डी dx dy और ये लो हो गया। ये भी लिखा सकता था डी नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, डी जीरो है dx dy में से कोई एक नॉन जीरो है तो नो सॉल्यूशन लिख देना। लेकिन कैसे होगा, क्यों होगा, देखो ये सब चीजें एडवांस के पेपर में कहीं ना कहीं यूं काम आती हैं। और क्या होता है, ये जो प्रूविंग है, एनालिसिस जो होती है, इसी से तो थॉट्स और कॉन्सेप्ट जनरेट होते हैं। तो अपनी कमियों पे ध्यान दो, प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो। अपनी कमियों पे ध्यान नहीं देते हो, असाइनमेंट सॉल्व नहीं करते हो, ठीक। तो देखो मैं कहां से ढूंढ के चीजें ला करके कैसे तुमको ग्राफ, कहां से मैं ग्राफ से चीजों को कोरिलेट कर रहा हूं। बिल्कुल हर एक चीज को मैंने खोल के तुम्हारे सामने रख दिया है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्यों होगा। ये रखने की जरूरत नहीं है, आप देखिए आपकी आंखों के सामने पूरा रीजन मैंने आपके सामने निकाल के रख दिया है। नो सॉल्यूशन होगा तो क्यों होगा, देखो लाइनें जब कट नहीं करेंगे तो नो सॉल्यूशन तो होगा ही, तभी तो नो सॉल्यूशन होगा। हाँ, अब उस चीज को डिटरमिनेंट के थ्रू अगर याद रखना है तो डी जीरो है, dx और dy में दोनों में कोई एक दिखा तो सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। कोई भी एक दिखा दो नॉन जीरो, सफिशिएंट है नो सॉल्यूशन के लिए। तो इस तरह से चीजों को समझ करके करना है। और कितना बेसिक से जाकर के मैं बताओ एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज को मैं तुम लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर कट करके रख देता हूं कि तुमसे अगर कोई पूछे कि भाई डी, वो रखने के लिए तो सब सारे बच्चे रखे होते हैं, डी नॉट इक्वल टू जीरो देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, डी नॉट इक्वल टू जीरो देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अरे डी नॉन जीरो पे यूनिक सॉल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। लाइन की इक्वेशन चूंकि उनके स्लोप कांस्टेंट फिक्स होते हैं, ठीक। अब ये लाइन दोबारा थोड़ी काटेगा, चलो एक बार और काटा है, अरे एक बार और काटा है तो तीसरी लाइन हो जाएगा ना, ये मजाक थोड़ी चल रहा है। दो लाइन है एक ही पॉइंट पे काटेंगे, या तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर ओवरलैप करेंगे एक दूसरे पर, चपक जाएंगे एक दूसरे में दोनों लाइनें, फिर हर इंस्टेंट में सॉल्यूशन मिलेगा। अब यार है तीसरे केस में उसमें होगा इनफाइनाइट।
मेरा जॉब है, मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। देखो एक एक चीज मैं कैसे ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ, कैसे तुम लोगों को समझाता हूँ, बताता हूँ। चीजों को याद तो करना ही है, बट क्यों होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, सब अपनी आंखों के सामने है। तुमको मूर्ख नहीं बना रहा हूं, चीजों को रटा नहीं रहा हूं, खाली जो किताबों में फार्मूले लिख रहे हैं वो नहीं बता रहा हूं। हर एक चीज का रीजन तुम्हारी आंखों के सामने है। तो इसलिए अपनी चीजों पे ध्यान दो, मेहनत करो, कुछ नहीं, केवल असाइनमेंट कर लो। कहीं किताबों में भागने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं। केवल और केवल मेरे असाइनमेंट अगर कर लोगे, क्वेश्चन छूट के नहीं जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, भले तुमको लग रहा हो कि नहीं, लेकिन यही फैक्ट है, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। जो मैं समझा रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, ये जेई प्लस है। जो भी टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, चाहे कैलकुलस हो, चाहे कोऑर्डिनेट हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, मोर देन जेई एडवांस प्लस मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया है। उन पे वर्क करिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस करिए अच्छे से, अपनी कमियों पे ध्यान दीजिए। डोंट ट्राई टू मेक ओवर स्मार्ट, नहीं तुम्हारा ही नुकसान होगा। अब जो है थर्ड केस में हम लोग आते हैं। लाइन्स आर पैरेलल एंड overlap to each other. देखो पैरेलल में दो केसेस होते हैं, एक तो दो लाइनें अगर पैरेलल है, उनके बीच में एक निश्चित दूरी है। एक होता है दोनों लाइनें एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए, मतलब पैरेलल का भी स्पेशल केस। मतलब ये लाइनें जो पैरेलल, इनके बीच का दूरी 0 पर, तो मामला ये हो जाएगा, लाइनें एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं। तो इस सिचुएशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। यह तो क्लियर कट दिख रहा है, बट इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें? लाइनें जब ओवरलैप करती हैं तो कोफिशिएंट का रेशियो सेम हो जाता है। जैसे जब पैरेलल थी लेकिन उनके बीच में डिस्टेंस था, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 था। बट जब वो ओवरलैप कर जाएगी तो इक्वल टू c1/c2 भी हो जाएगा। ये रिजल्ट 3 पार्ट में बटेगा।
इस तरह से 3 पार्ट में रिजल्ट बटेगा। ये तुम्हारा d है, ये dx है और ये dy है। तो नोट में लिख लीजिए, इफ d इक्वल टू dx इक्वल टू dy इक्वल टू 0, लेकिन x एंड y के कुछ कोफिशिएंट नॉन जीरो, ये कंडीशन लगाना जरूरी है। क्योंकि अगर हम ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले लें 0x प्लस 0y इक्वल टू 1, 0x प्लस 0y इक्वल टू 0, तो देखो d भी 0 होगा, dx भी 0 होगा, dy भी 0 होगा। बट फर्स्ट इक्वेशन में देखो 0 बराबर 1 ये संभव नहीं है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। जहां d dx dy तीनों 0 होने के बावजूद भी नो सॉल्यूशन होगा। इसलिए यहां ब्रैकेट में हमको लिखना पड़ेगा वेयर, राइट, इधर लेफ्ट साइड में कुछ x और y में कुछ नॉन जीरो होना जरूरी है। वेयर सम कोफिशिएंट ऑफ x एंड y or non-zero, then system of equation has infinite solution। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, इफ d इक्वल टू dx इक्वल टू dy इक्वल टू 0, where some coefficient of x and y are non-zero, then system of equation has infinite solution। तो ये पूरा हमारा डिटरमिनेंट का मेथड था। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर d नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन, d जीरो है, dx dy dx और dy में कम से कम एक नॉन जीरो है तो नो सॉल्यूशन। तीनों जीरो है जहां x और y के कुछ कोएफिशिएंट नॉन जीरो है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। मैं फिर से एक बार चीजों को लिख देता हूं। जैसे ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तुमने d निकाला, a1 a2 b1 b2, dx निकाला, x वाला कॉलम हट के कांस्टेंट आ गया, dy निकाला, उसमें y वाला कॉलम हट के कांस्टेंट आ गया। तो फर्स्ट केस में इफ d नॉट इक्वल टू 0, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। केस 2, if d equal to 0 and at least 1 in dx and dy is non-zero, then system of equation has no solution। थर्ड केस,
if d equal to dx equal to dy equal to 0, where some coefficient of x and y are non-zero, then सिस्टम ऑफ, अगर रखना है तो ये रख लीजिए इनफाइनाइट। मैं चाहूं तो ये डायरेक्ट भी लिखा सकता था, बट ऐसा क्यों होगा उसका रीजन भी मैंने अच्छे से तुम लोगों को ग्राफ के थ्रू पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है, चीजों को समझा दिया है। तो ये हमारा टू वेरिएबल के लिए लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन था। उसमें किस किस टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, वो भी हम लोगों ने आज अच्छे से समझा, चीजों को जाना। जो यूनिक सॉल्यूशन है उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, वो हम लोग क्रैमर्स रूल के थ्रू जो है फाइंड आउट करेंगे। ये भी आप लोग जो है नोट कर लीजिए, इसको भी मैं लिख देता हूं नोट में। फाइंड यूनिक सॉल्यूशन बाय क्रैमर्स रूल। जो यूनिक सॉल्यूशन है वो क्रैमर्स रूल से निकलेगा। क्रैमर्स रूल क्या है, x इक्वल टू dx अपॉन dy, y इक्वल टू dy अपॉन dy। ये भी आप लोग जो है ध्यान रखें। नो सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है इसका कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट टर्म पर क्लियर करूंगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये सॉल्यूशन में नेक्स्ट टर्म पे क्लियर करूंगा। यूनिक सॉल्यूशन क्रैमर्स रूल से आ जाएगा, x इक्वल टू dx अपॉन dy, y इक्वल टू dy अपॉन dy। तो आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे रोकना चाहेंगे, क्योंकि अब इसके आगे तुम लोगों को 3 वेरिएबल के लिए लीनियर इक्वेशन को, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल x, y एंड z, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। मेन तुम्हारा यही था जो आज हम लोगों ने किया। इन्हीं चीजों को बस हमको कन्वर्ट कर देना है 3 वेरिएबल्स पर, तो वो हम लोग इजी गोइंग वे में कन्वर्ट कर लेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो आज की क्लास में मैंने कवर कर दिया है। अब नेक्स्ट टर्म पर सीधे सीधे इन्हीं सेम फंडों को 3 वेरिएबल पे हमको कन्वर्ट करना है, ठीक। और हमारा जो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये जो अलग अलग टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, इनको कुछ नाम दिए गए हैं, उन नामों पर भी हम लोग चर्चा नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस पर भी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट टर्म पर करेंगे। सो नाउ वी स्टॉप हियर।